गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है दीपक कुमार। ठीक है, आज हमारी क्लास होने वाली है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में, जो कि डीआरटी और बीआरटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर अपना पहला टॉपिक रहेगा एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के बारे में अपन पढ़ेंगे। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर एक्सरे ट्यूब का क्या रोल है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से उसको अपने को सोल्व करना है। ठीक है, फिलामेंट आर यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन वायर। जो आपका फिलामेंट होता है, एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है, उस एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट किस कंपोनेंट का बना रहता है, किस मटेरियल का बना रहता है, किस मेटल का बना रहता है, वो होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का ही अपन यूज क्यों लेते हैं, उसके भी काफी सारे रीजन हैं। देखिए इसके रीजंस। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का एक तो हायर एटॉमिक नंबर होता है 74। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर लेना, हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर होने के साथ साथ ही इसके और भी प्रॉपर्टीज है। देखिए क्या क्या। टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसको अधिक ताप पर भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो इस वायर के टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अदरवाइज यदि अगर इसको थोड़ी बहुत हीट देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का जो आपका हेलिकल शेप के अंदर जो वायर है, इसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी फाइन एक वायर होता है। ठीक है, फाइन वायर। इसके अपन इसके डायमीटर की भी बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, कितना फाइन होता है, काफी फाइन वायर होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे पहले तो हाई एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि अधिक ताप पर भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन कर सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा लो वेपर प्रेशर। ठीक है, लो वेपर प्रेशर पर भी ये कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में गुड डक्टिलिटी। गुड डक्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा मेटल जिसको एक प्रकार से फाइन वायर के रूप में अपन कन्वर्ट कर सके। देखिए इस प्रकार से टंगस्टन इस प्रकार से पाया जाएगा यदि अपन इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इस टंगस्टन को आगे एक पतले पतले छोटे छोटे वायर के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, गुड डक्टिलिटी हो गई। अच्छे से अच्छे अपन क्या कर सकते हैं, इसको वायर के रूप में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टंगस्टन प्रोवाइड फॉर हायर थर्मोआयनिक एमिशन देन अदर मेटल। ठीक है, जो अदर मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये हायर थर्मोआयनिक एमिशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है, थर्मोआयनिक एमिशन होगा जब फिलामेंट को हीट किया जाए, जब फिलामेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए। फिलामेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, ये फिलामेंट हीट होता है। और हीट होने के बाद यहां से किसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इसे ही क्या बोला जाता है, थर्मोआयनिक एमिशन। यानी कि फिलामेंट को जब हीट दी जाए तो हीट से आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, उसे ही थर्मोआयनिक एमिशन कहा जाता है। इसका थर्मोआयनिक एमिशन अदर मटेरियल के या अदर मेटल्स के जो कंपैरिजन में बेटर होता है, गुड होता है। ठीक है, टंगस्टन कैन प्रोड्यूस थर्मोआयनिक एमिशन एट टेम्परेचर वेल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और जो ये थर्मोआयनिक एमिशन जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से काफी कम टेम्परेचर पर ही ये क्या कर देगा, थर्मोआयनिक एमिशन प्रोड्यूस कर देगा। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 है, तो ये जरूरी नहीं कि इसको 3380 डिग्री सेल्सियस तक ही अपन क्या करें, टेम्परेचर दे, नहीं, उससे कम टेम्परेचर भी क्या कर देगा, ये आपका थर्मोआयनिक एमिशन प्रोड्यूस कर देगा। अब थर्मोआयनिक एमिशन जरूरी है ही सही, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स की आगे जाकर किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, आपके जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो लगा हुआ एनोड है, उस एनोड के ऊपर जाकर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। थर्मोआयनिक एमिशन, टंगस्टन कैन प्रोड्यूस थर्मोआयनिक एमिशन एट टेम्परेचर वेल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर भी क्या कर देगा, थर्मोआयनिक एमिशन प्रोड्यूस कर देगा। ऑलमोस्ट 2100 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसे ही है। ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देगा, ये थर्मोआयनिक एमिशन प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिलामेंट कंटिन्यू है। दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर। जो ये टंगस्टन आपका एक प्रकार से जो फिलामेंट जो होता है, ये किसका बना रहता है, टंगस्टन वायर का, ऑफ अबाउट 0.2 mm डायमीटर which form a vertical spiral of about 0.2 centimeter diameter and it's coiled to 1 centimeter in length। और इसकी कोयल क्या होती है, 1 सेंटीमीटर के लेंथ में होती है। देखिए किस प्रकार से। सॉरी
इसमें ये होती है टंगस्टन की वायर, जो कि अपन फिलामेंट के रूप में यूज लेंगे। ठीक है, जो ये वायर का जो डायमीटर है, ये कि वायर कितना मोटा है। ठीक है, जो वायर का डायमीटर है, ये वायर का डायमीटर कितना है आपका 0.2 mm। ये डायमीटर कि वायर कितना मोटा होना चाहिए, ये होता है आपका 0.2 mm डायमीटर। ठीक है, 0.2 mm डायमीटर विच फॉर्म ए वर्टिकल स्पाइरल ऑफ अबाउट 0.2 सेंटीमीटर, जो कि एक वर्टिकल स्पाइरल बनाएगा। ये एक स्पाइरल है ना, इसकी एक वाइंडिंग ये, ठीक है, ये वाली, इन दोनों के बीच की लेंथ ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर की इसकी एक वाइंडिंग होती है, और इसी के साथ साथ इसकी पूरी जो टोटल लेंथ होती है, पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी 1 सेंटीमीटर। पूरी टोटल लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर या 0.2 mm इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, कि वायर आपका कितना मोटा है, आपने कितना मोटा वायर यूज लिया है। जैसे कि मार्कर है, मार्कर की जो आगे वाली टिप है इसका डायमीटर है। ठीक है, आगे वाली टिप का डायमीटर है कि कितना ये एक प्रकार से थिक है। इसी प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर, जो अपने फिलामेंट यूज लिया है उस फिलामेंट का जो डायमीटर है वो 0.2 mm है। उसी के साथ साथ जो एक वाइंड बना रहा है, जो एक स्पाइरल बना रहा है, वो है 0.2 सेंटीमीटर की, और टोटल जो पूरी लेंथ है वो कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इन मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब ड्यूअल फिलामेंट इज यूज। जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स अभी फिलहाल में मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब भी चलती है मेजर रेडियोग्राफी के लिए, इसे चेस्ट एब्डोमेन रेडियोग्राफी, वहां पर क्या होता है ड्यूअल फिलामेंट अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, या जहां पर रोटेटिंग एनोड अपन यूज लेते हैं वहां पर क्या होता है ड्यूअल फिलामेंट। और जो मॉडर्न जितनी भी एक्स-रे ट्यूब्स है एक प्रकार से रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब्स होती है, जहां पर ड्यूअल फिलामेंट अपन यूज लेते हैं। ठीक है, जहां पर 2 फिलामेंट होते हैं, इस प्रकार से देखो, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ड्यूअल फिलामेंट अपन यूज लेते हैं। द कोयल फॉर्मेट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। ठीक है, अब जो अपन ने कोयल फॉर्म दी है ना, ये वाली, ये कोयल फॉर्म मैंने बताया था, इस कोयल फॉर्म से क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इमिशन होगा। एन इम्प्योरिटी ऑफ थोरियम, थोरियम 90। ठीक है, एन impurity of thorium is mixed in filament that increase the lifespan of and efficiency of filament। ठीक है, फिलामेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, थोरियम की इंप्योरिटी भी ऐड करते हैं, थोरियम की अशुद्धि भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिससे क्या होगा, देखिए पहले आपका टंगस्टन का वायर है, इस टंगस्टन के वायर के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, थोरियम की अशुद्धि मिला दी। थोरियम की अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, जो आपका फिलामेंट पहले जितना कार्य कर रहा था उससे उसकी क्या हो जाएगी, लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी, एक तो इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ फिलामेंट की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज करो पहले ये फिलामेंट चलता ओनली कितने 10 साल 10 ईयर। ठीक है, और अब जब अपन ने इसमें थोरियम की अशुद्धि ऐड कर दी तब ये कितना हो जाएगा 15 ईयर। ठीक है, तो एक तो इसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई, साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन पर भी, एफिशिएंसी पर भी, कार्य करने की क्षमता पर भी। पहले मान लीजिए ये 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो अब कितना कर देगा 150 या 200, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। कैथोड इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्माइनिक इमिशन। जो पूरा कैथोड है आपका ये फिलामेंट वाला, ठीक है, कैथोड साइड प्रेजेंट है आपका फिलामेंट, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करेगा, ये कार्य करता है आपके थर्मो आयोनिक इमिशन पर। ठीक है, थर्मोआयनिक इमिशन पर कार्य करेगा। थर्मोआयनिक इमिशन के बारे में मैंने बताया है थोड़ा बहुत, कि जब फिलामेंट को हीट दी जाए तो हीट देने के उपरांत क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करता है, जिसे थर्मोआयनिक इमिशन बोला जाता है। इसके अपन देख लेंगे थर्मोआयनिक इमिशन के बारे में। ठीक है, यह गया थर्मोआयनिक इमिशन। 5 नंबर में भी थर्मोआयनिक इमिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि थर्मोआयनिक इमिशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको डायग्राम बनाकर बताना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, डायग्राम देखिए, डायग्राम नेसेसरी है, कोई भी क्वेश्चन हो जहां तक हो सके पॉसिबल आप डायग्राम से उसको समझाओ। ठीक है, डायग्राम क्या होते हैं, नंबर गेनिंग में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, बेटर नंबर आते हैं। थर्मो आयनिक इमिशन,
Thermionic emission is the process of electron being released from a heated metal surface, also known as cathode. ठीक है, थर्मोडायनेमिक इमिशन में क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक इमिशन एक प्रोसेस है जहां से इलेक्ट्रॉन्स बीइंग रिलीज, जहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है फ्रॉम ए हीटेड मेटल सरफेस, एक गर्म मेटल की सरफेस से किसका, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, जिसे क्या बोला गया है, कैथोड। यानी कि कैथोड साइड में जो आपका फिलामेंट प्रेजेंट है, कैथोड साइड में आपका फिलामेंट जो प्रेजेंट है, इस कैथोड को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद में यहां से प्रोड्यूस होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आपने बल्ब देखा होगा, जो 0 वाट वाला बल्ब होता है ना, येलो 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 जलता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो वहां से आपको लाइट के साथ साथ एक प्रकार से हीट भी मिलेगी। ठीक है, वो किस रूप के अंदर होती है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस फिलामेंट को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो वहां से क्या प्रोड्यूस होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे इस प्रकार से। ठीक है, कब, जब इस फिलामेंट को एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर ये फिलामेंट क्या होगा, आपका हीट होगा, हीट होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को जब अपन क्या देंगे, ट्यूब करंट, ट्यूब करंट देने पर क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, आगे एक्सेलरेट करेंगे, और इनकी काइनेटिक एनर्जी टारगेट के ऊपर टकराने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सरे एंड हीट में। ये होती है फॉर्म ऑफ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, थर्मोडायनेमिक इमिशन इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम ए हीटेड मेटल सरफेस, आल्सो नोन एज कैथोड। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन द मेटल इज हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर। ठीक है, एक निश्चित ताप पर जब एक मेटल को अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, या एक मेटल को एक निश्चित तापमान तक जब हीट किया जाता है तो वहां से किसका इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, हीट का। ठीक है, समझना दोबारा, देखो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा कब, जब द मेटल इज हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर, एक मेटल को किसी निश्चित तापमान तक क्या किया जाए, हीट किया जाए। ठीक है, एक मेटल को किसी निश्चित तापमान पर जब हीट किया जाएगा तो वहां से किसका इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे इस फिलामेंट को एक निश्चित तापमान तक अपन ने क्या किया है, हीट किया है, हीट करने के उपरांत क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। जैसे किसी सरफेस को अपन गर्म करते हैं, एक लोहे की रोड को अपन गर्म करते हैं, तो एक तापमान के बाद में क्या होता है, आपको टेम्परेचर उस सरफेस के ऊपर तक फील होगा, यानी कि वहां से क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट निकल रही है बाहर, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। ठीक है, वो इनविजिबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकलते हैं, और वो किसके रूप में रहते हैं, अपने किस एनर्जी के साथ रहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब है अपनी तो, ठीक है, एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन जैसे ही ट्यूब करंट अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ स्ट्राइक करने लगेंगे, एनोड की तरफ क्या करने लगेंगे, एक्सेलरेट करने लगेंगे, और एक्सेलरेट करने के बाद में जैसे ही ये एनोड पर जाकर स्ट्राइक करेंगे तो वहां से एक्सरे और हीट का प्रोडक्शन होगा। द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन इन कैथोड इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो कैथोड साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर और फिलामेंट के मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस प्रकार से ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर इमिशन होगा तो उसको बोला जाता है कब, जब उसको हीट दी जाए, जब उसको हीट दी जाए तो हीट देने के उपरांत जब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन। इसी प्रकार से जब फिलामेंट को गर्म किया जाए, फिलामेंट को हीट दी जाए तो हीट होने के बाद में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करेगा। और ये देखिए आपका एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, जब एक निश्चित ताप तक फिलामेंट को क्या किया जाए, हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं, ट्यूब करंट देते हैं, ट्यूब करंट देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि गति करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल
एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितिज ऊर्जा के साथ सर्वप्रथम रहेंगे जो इमिट होंगे। ठीक है, इमिट होने के बाद में जब इसको ट्यूब करंट दिया जाएगा तब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, एक्सिलरेट करेंगे, किस साइड, आपके एनोड साइड। एनोड साइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होंगे, एक्सरे एंड हीट। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम का होना नेसेसरी है। जो वैक्यूम कौन क्रिएट करेगा, आपका ग्लास एनवलप, ग्लास एनवलप। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हो गया आपका थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन के बाद में आ गया फोकसिंग कप। ठीक है, फोकसिंग कप जो कि आपके फिलामेंट को चारों तरफ से कवर करने का कार्य करेगा। फोकसिंग कप क्या करेगा, फोकसिंग कप का कार्य, फोकसिंग कप का सराउंडेड द फिलामेंट, फिलामेंट को चारों तरफ से कवर करने का कार्य फोकसिंग कप का है। फोकसिंग कप इज मेड अप ऑफ निकल। आपका फोकसिंग कप किसका बना रहता है, निकल का। ठीक है, फोकसिंग कप निकल का बना रहता है। फोकसिंग कप डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द टारगेट सरफेस। अब यहां से फोकसिंग कप क्या करेगा, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को देखिए डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड टारगेट सरफेस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को टारगेट सरफेस की तरफ डायरेक्ट करने का कार्य फोकसिंग कप का होता है। ठीक है, इट हैव आल्सो सेम पोटेंशियल एज द फिलामेंट। इसके ऊपर भी कौन सा पोटेंशियल होता है आपका, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और फिलामेंट के ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल। दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स टारगेट की तरफ जा पाते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये हो गया आपका फिलामेंट। फिलामेंट को थोड़ा दूर बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फिलामेंट और ये चारों तरफ हो गया इसके फोकसिंग कप। अब फिलामेंट को पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी देते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इसके ऊपर पोटेंशियल कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और सेम पोटेंशियल किसके ऊपर होगा, आपके फोकसिंग कप पर। ये फोकसिंग जो कप है, फोकसिंग कप पर भी आपका सेम पोटेंशियल होगा जो नेगेटिव ही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद में यहां से इमिशन होता है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव ही फोकसिंग कप के ऊपर आपका पोटेंशियल है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण के कारण ही, प्रतिकर्षण के कारण ही, रिपल्शन के कारण ही क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होकर अननेसेसरी डायरेक्शन में जैसे जाने लगेंगे तो फोकसिंग कप क्या करेगा, एक प्रकार से उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ स्ट्राइक होंगे या किसकी तरफ डायरेक्ट होंगे, एनोड टारगेट की तरफ। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और सेम पोटेंशियल अपन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, फोकसिंग कप के ऊपर भी। ठीक है, तो फोकसिंग कप से क्या करेंगे, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, आपके एनोड टारगेट की साइड। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस साइड आ गए, आपके एनोड टारगेट की साइड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपके एक्सरे का प्रोडक्शन होगा फिर टारगेट से टकराने के बाद में। ठीक है, इट हैव आल्सो सेम पोटेंशियल एज द फिलामेंट। फिलामेंट के साथ साथ ही इसके ऊपर सेम पोटेंशियल होता है। द फोकसिंग कप आल्सो प्रोटेक्ट द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ट्यूब वॉल फ्रॉम डैमेज बाय इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट जो हो रहा है, एक सेकंड इसको ठीक है। द फोकसिंग कप आल्सो प्रोटेक्ट द एडजेसेंट पार्ट। जो फोकसिंग कप होता है वो एडजेसेंट पार्ट यानी कि पास में स्थित पार्ट्स को भी क्या करता है, एडजेसेंट यानी कि नियर बाय, नियर बाय। ठीक है, यहां पर जो पास में स्थित जो भी एक प्रकार से ट्यूब वॉल है, ट्यूब वॉल को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। अब इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं
प्रोड्यूस होने के साथ साथ जब ट्यूब करंट अप्लाई किया जाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे हाई स्पीड के साथ। ठीक है, तो हाई स्पीड के साथ एक्सीलरेट करेंगे तो टारगेट के ऊपर जाने चाहिए। यदि फोकसिंग कप नहीं होगा तो चारों तरफ जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो ट्यूब वॉल को भी डैमेज कर सकते हैं, ट्यूब वॉल को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर देंगे। तो ट्यूब वॉल को बचाने के लिए यहाँ पर फोकसिंग कप लगाया गया है। ठीक है, दो बार हो गए, पहले तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट के ऊपर डायरेक्ट करने का, दूसरा प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एक प्रकार से बॉम्बार्डमेंट से ट्यूब वॉल को प्रोटेक्ट करने का कार्य भी किसका होगा, आपके फोकसिंग कप का होगा। ठीक है, ये फोकसिंग कप हुआ। फोकसिंग कप देख लीजिए डायग्राम के अंदर, ये फोकसिंग कप है चारों तरफ। इसके बाद में नेक्स्ट एनोड। ठीक है, कैथोड हो गया है, अब आएगा आपका एनोड। ठीक है, एनोड क्या चीज होती है, वो चीज देखो। एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, जस्ट इसका अपोजिट आपके कैथोड का अपोजिट। कैथोड के जस्ट अपोजिट साइड में क्या लगा रहता है आपका, कैथोड के जस्ट अपोजिट साइड में आपका एनोड लगा रहता है। तो कैथोड के ऊपर जैसे नेगेटिव एक प्रकार से पोटेंशियल था, उसी प्रकार से एनोड के ऊपर क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, एनोड इज ए टारगेट इलेक्ट्रोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने के साथ साथ ही टारगेट इलेक्ट्रोड भी है, which is maintained at a positive potential, जिसके ऊपर क्या रहेगा, आपका पोटेंशियल पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा। टारगेट मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और टारगेट मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये चीज भी देखिए। पहली चीज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि कितना है 3380। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही सही है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर, वही हाई एटॉमिक नंबर, जिसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज द एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जितना अधिक एटॉमिक नंबर अपन यूज में लेंगे उतना ही क्या रहेगा, आपको एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हायर एटॉमिक नंबर होना ही नेसेसरी नहीं है, उसी के साथ साथ आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट भी देखना पड़ेगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, और वो लो वेपर प्रेशर पर भी कार्य करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, साथ ही साथ हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। हाई एटॉमिक नंबर से क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, जो कि कितनी है 170 to 175 वोल्ट पर मीटर केल्विन। ठीक है, टू डिसअपियर हीट क्विकली, जिससे क्या होती है, जो टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक के कारण जो एक्सरेज प्लस 99% जो हीट प्रोड्यूस हुई है, उस हीट को क्विकली आगे कॉपर का लगा हुआ स्टेम के अंदर क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो हायर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होगा कि इजीली हीट का आगे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर हीट इजीली क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो, इजीली ट्रांसमिट हो। ठीक है, इससे अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी से कॉपर की होती है, कॉपर की। ठीक है, कॉपर की कितनी होती है 400 वोल्ट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, ये 400 होती है, लेकिन कॉपर फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हायर एटॉमिक नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ओनली टंगस्टन का ही यूज लेते हैं। लो वेपर प्रेशर पर भी आपका एनोड कार्य करेगा। नेक्स्ट एक्स-रे ट्यूब एनोड प्रकार। एक्स-रे ट्यूब के एनोड किस किस प्रकार के होते हैं, ये देखिए। एक्स-रे ट्यूब एनोड टाइप्स, पहला वाला हो गया आपका स्टेशनरी, दूसरा हो गया रोटेटिंग। ठीक है, देखिए फिलामेंट तो आपका स्टेशनरी है ही सही, फिलामेंट तो अपनी जगह पर ऐसा कैसा सिचुएटेड रहता है और सराउंडेड बाय फोकसिंग कप, और फोकसिंग कप से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। लेकिन यहां पर एनोड को एक प्रकार से डिवाइड किया गया है स्टेशनरी और रोटेटिंग के अंदर। अब स्टेशनरी और रोटेटिंग के अंदर कन्वर्ट डिवाइड करने के बीच कुछ नियम थे, क्यों किया गया, इनको भी अपन स्टेशनरी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज भी देखे गए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट आकर एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता था, पिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। पहली चीज पिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। पिटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे अगर
किसी चीज से बार बार अपन मारते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा धंस जाएगा इस प्रकार से। ये पहले इसकी एक्चुअल क्या थी, इसकी पहले ये एक्चुअल शेप थी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं तो एनोड की जो शेप है वो किस प्रकार से हो जाएगी, एनोड की शेप इस प्रकार से होने के चांसेस होते हैं, अंदर की तरफ चले जाने के चांसेस होते हैं जिस जगह पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं। तो इसे बोला जाता है पीटिंग इफेक्ट, पीटिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया गया, रोटेटिंग एनोड बनाया गया, ठीक है, रोटेटिंग एनोड, ताकि इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही जगह पर आकर क्या नहीं करे, स्ट्राइक नहीं करे, अलग अलग सरफेस एरिया पर स्ट्राइक करते जाएंगे। दूसरी चीज, पहली चीज क्या हो गई, पीटिंग इफेक्ट। दूसरी चीज, यदि इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर आकर स्ट्राइक करते हैं बार बार, तो यहां पर एक ही जगह पर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होती है, ये क्विकली डिसअपियर नहीं हो पाती, क्विकली डिसअपियर नहीं हो पाती। यदि एक ही सरफेस पर गिरेगी तो एक सरफेस को वापस ठंडा होने में, कूल डाउन होने में टाइम भी लगेगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा तो वापस मशीन को चालू करने में या वापस रेडियोग्राफ लेने में भी टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, रोटेटिंग एनोड बनाया गया। ये रोटेटिंग एनोड जो क्या करता है, 3000 टू 10,000 आरपीएम क्या करता है, घूमता है। 3000 से 10,000 आरपीएम राउंड पर मिनट, ठीक है, ये घूमता है आपका। अब अगर ये कंटिन्यू घूमता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का बोम्बार्डमेंट है वो हर बार क्या होगा, अलग अलग जगह पर गिरेगा। इलेक्ट्रॉन का बोम्बार्डमेंट हर बार क्या होगा, अलग अलग जगह होगा। अलग अलग जगह होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन से अपने को, जैसे इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकराएंगे तो एक्सरे का प्रोडक्शन तो हो जाएगा, एक्सरे का प्रोडक्शन तो हो जाएगा, आराम से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकरा रहे हैं, इतना होने से एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन अलग अलग जगह पर टकराने के साथ साथ ही क्या होगा, जो हीट होगी वो डिवाइड हो जाएगी। हीट क्या होती है, डिवाइड हो जाएगी। और अलग अलग जगह पर हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही क्या होगा, अलग अलग जगह पर हीट क्या होगी, क्विकली क्या होगी, डिसअपियर होगी, क्विकली डिसअपियर होगी आपकी हीट। तो ये एडवांटेज थे आपके क्या नाम से, एनोड को दो टाइप्स में डिवाइड करने के, एक तो रोटेटिंग, दूसरा आपका क्या नाम से स्टेशनरी, ठीक है। तो दो जो क्या नाम से यहाँ पर एनोड के टाइप है वो बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए देख लीजिए, ये पहला है आपका कौन सा, स्टेशनरी, और ये है आपका रोटेटिंग। स्टेशनरी इस प्रकार से रहता है, ठीक है, इसके अंदर देख लें एक बार, ये रहता है आपका टारगेट, ये चीज, और ये चीज है आपकी क्या, टारगेट सरफेस, जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। और ये जो चारों तरफ लगा हुआ है ये है आपका कॉपर स्टैम्प, कॉपर स्टैम्प। टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरने के कारण जब इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो ये हीट कॉपर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है, इस कॉपर स्टैम्प के अंदर, ठीक है। और ये है पूरा आपका क्या, रोटेटिंग एनोड। तो ये रोटेटिंग एनोड जैसे घूमेगा, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, अलग अलग जैसे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग जगह पर हीट प्रोड्यूस होगी और सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ ही क्या होगा, आपका हीट क्विकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। पहला पढ़ेंगे अपन एनोड का टाइप, स्टेशनरी एनोड। स्टेशनरी एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो आपका स्टेशनरी एनोड है वो भी टंगस्टन का ही बना रहेगा, ऑलमोस्ट 2 to 3 mm थिक, और इसकी थिकनेस रहेगी आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड इट इज एम्बेडेड इन कॉपर ब्लॉक। जैसा मैंने बताया था कि जो पूरा का पूरा टारगेट है किसके अंदर एम्बेडेड रहता है आपके, ये तो होगा टारगेट जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, जिसे बोला जाता है, और जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं उसको बोलते हैं फोकल स्पॉट, उसको बोलते हैं फोकल स्पॉट। और ये किसके अंदर एम्बेडेड रहता है आपके, कॉपर ब्लॉक में, कॉपर ब्लॉक में एम्बेडेड रहता है। इसकी थिकनेस कितनी हो गई, 2 से 3 mm, ठीक है। इट इज ए ट्राइएंगुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये किस प्रकार से रहेगा, आपका आयताकार रहेगा।
ओनली वन फिलामेंट इज यूज्ड इन दिस। यदि आप स्टेशनरी एनोड यूज ले रहे हो, यदि स्टेशनरी एनोड का अपन यूज ले रहे हैं, तो वहां पर फिलामेंट की भी आवश्यकता कितनी होगी, एक फिलामेंट की। ठीक है, वन फिलामेंट एंड स्टेशनरी एनोड। ये देखिए इस प्रकार से, यदि एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट क्या, यदि स्टेशनरी एनोड है तो स्टेशनरी एनोड के साथ आप तक क्या यूज करोगे, वन फिलामेंट, वन फिलामेंट अपन यूज लेते हैं। एन एंगल ऑफ 15 टू 20 डिग्री इज फाउंड इन स्टेशनरी एनोड। और स्टेशनरी एनोड के अंदर भी एंगल दिया हुआ होता है। अब देखिए स्टेशनरी जो एनोड है, इस स्टेशनरी एनोड के अंदर क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्यों दिया जाता है वो चीज देखिए। ये हो गया आपका कॉपर ब्लॉक। वो कॉपर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एनोड को अपन क्या करते हैं, एंगल देते हैं, एंगल दिया जाता है। वो भी कितना, 15 टू 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री का इसमें क्या होता है, एंगल होता है। एंगल देने का भी रीजन है, यदि अपन इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर का कोई एरिया है, इसी प्रकार से समझेंगे। 1 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर अगर अपन इसको स्ट्रेट रखेंगे तो इसका सरफेस एरिया भी कितना होगा, ओनली 1 सेंटीमीटर। लेकिन यदि अपन इसको थोड़ा एंगल दे दें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के एरिया में अपन एंगल दे दें, तो एंगल देने पर क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा और एंगल दे देते हैं इसमें, 15 टू 20 डिग्री दिया हुआ है, तो उस प्रकार से। अगर अपन सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया टोटल, जिसके अंदर आपका क्या है, ये रखा हुआ है। लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात करें टोटल, तो ये हो जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर के सरफेस एरिया में अपन 1.5 सेंटीमीटर का एनोड टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के भी रीजन है, एडवांटेज है। सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होगा, एक तो लार्ज एरिया मिलेगा जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे। लार्ज एरिया पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, लार्ज एरिया, तो क्या होगा, एक्सरे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। एक्सरे प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ ही साथ यदि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा, हीट भी क्या होगी, क्विकली रिमूव होगी। क्विकली क्या होगी, रिमूव होगी। देखिए एक तो अपन कप के अंदर कोई भी, जैसे कप के अंदर चाय लेते हैं, ठीक है, तो वो अधिक टाइम तक क्या रहती है, गर्म रहती है। यदि उसी के कंपैरिजन में अगर अपन उस कप की जगह किसी अलग कटोरी के अंदर चाय को ले, जिसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, तो वहां पर क्या होती है, चाय इजीली, जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वही लॉजिक अपन यहां लगा सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर का एरिया अगर आपने लिया है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन तो बिल्कुल सेम था, इलेक्ट्रॉन तो सेम यहां से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे 500 इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये 500 इलेक्ट्रॉन्स आकर किस पर स्ट्राइक करेंगे। पहले तो माना कि 1 सेंटीमीटर के वायर पर 500 इलेक्ट्रॉन्स आकर स्ट्राइक करें, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के वायर के ऊपर 500 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, तो यहां से हीट जो रिलीज, एक प्रकार से हीट जो रिमूव होनी है वो ज्यादा टाइम लगाएगी, मोर, ठीक है। और एक 1.5 सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर 500 इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्राइक करेंगे, तो यहां से क्या होगा, हीट इसके कंपैरिजन में क्या होगी, क्विकली रिमूव होगी। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं इसके। तो ये रीजन होता है अपने 15 टू 20 डिग्री इसके अंदर एंगल देने का। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, एक तो प्रोडक्शन भी, एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और साथ साथ हीट भी क्या होगी, क्विकली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी तक डायमेंशन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, और डायमेंशन जो होता है इसका कितना होता है, 1 सेंटीमीटर से अधिक। ये जो डायमेंशन है इसका, ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेशनरी एनोड इज यूज्ड इन डेंटल एक्सरे यूनिट। अब देखिए स्टेशनरी एक्सरे यूनिट का कहां यूज होता है। स्टेशनरी एनोड इज यूज्ड इन डेंटल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, एंड वेयर लो पावर एक्सपोजर आर यूज। जहां पर लो पावर एक्सपोजर अपन यूज लेते हैं, वहां पर स्टेशनरी एनोड का अपन यूज लेते हैं, जैसे डेंटल एक्सरे यूनिट में, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में,
ठीक है। पोर्टेबल एंड मोबाइल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट क्या होती है, इस प्रकार की होती है पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, कैमरे जैसी, ठीक है। इस प्रकार की पोर्टेबल एक्सरे यूनिट होती है जिसको अपन कैरी कर सकते हैं। कैरी करके मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक, जैसे हॉस्पिटल से किसी के घर तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं, बाय हैंड अपन उसको ले जा सकते हैं और वहां जाकर एक्सरे कर सकते हैं। वो होती है आपकी पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है आपका स्टेशनरी एनोड होते हैं, वहां पर अपन स्टेशनरी एनोड यूज लेते हैं। और पहले बताया था कि स्टेशनरी एनोड जहां पर अपन यूज ले रहे हैं वहां पर ओनली 1 फिलामेंट अपन यूज लेंगे, ठीक है, 1 फिलामेंट अपन यूज लेंगे। नेक्स्ट, रोटेटिंग एनोड। द रोटेटिंग एनोड इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टंगस्टन एंड रेहनियम। अब देखिए जो रोटेटिंग एनोड है वो टंगस्टन के साथ साथ रेहनियम से मिलकर बना रहा है, ठीक है। टंगस्टन अपन यूज में ले रहे हैं और उसी के साथ साथ आपका रेहनियम भी उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। मिक्सचर या एलॉय एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, अशुद्धि अपन इसके अंदर मिलाते हैं ताकि टंगस्टन की लाइफ स्पैन या टारगेट की लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सके और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके, ठीक है। लाइफ स्पैन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए टंगस्टन के साथ अपन रेहनियम की अशुद्धि मिलाते हैं। द शेप ऑफ रोटेटिंग एनोड इज बेवल्ड एज, ठीक है। बेवल्ड एज की शेप देखो इस प्रकार से रहती है, बेवल्ड एज की शेप रहती है इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये जो ये शेप है ये है आपकी बेवल्ड शेप, ठीक है। ये बेवल्ड शेप होती है, ये एक एंगल होता है यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी क्या होता है, एंगल होगा, ठीक है। तो ये होती है बेवल्ड एज, जो ये किनारे होते हैं वो बेवल्ड शेप के होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रोटेटिंग एनोड, रोटेटिंग एनोड, ठीक है। द बेवल्ड एज हैज एन एंगल ऑफ 16 to 20 डिग्री, 16 से 20 डिग्री का इनका एंगल होता है। द एंगल मेक्स इजियर फॉर द एक्सरे टू बी इमिटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ये एंगल होता है ये क्या करता है, जो एक्सरे प्रोड्यूस हुए हैं उन एक्सरे जो प्रोड्यूस हुए एक्सरेज को डाउनवर्ड भेजने का कार्य करते हैं, ठीक है। बेवल्ड एज के अंदर जो एंगल दिया गया है ये एंगल क्या कार्य करेगा, प्रोड्यूस हुए एक्सरेज को डाउनवर्ड भेजने का कार्य करेगा। स्पीड ऑफ रोटेटिंग एनोड, जो एनोड होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 to 10,000 आरपीएम, ठीक है। ये इतनी स्पीड से ये रोटेट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर क्या नहीं करे, स्ट्राइक नहीं करे, अलग अलग जगह पर स्ट्राइक करे। रोटेटिंग एनोड इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एट हाई इंटेंसिटीज, ठीक है। जो यहाँ पर एक्सरेज जो प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरे जो प्रोड्यूस होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हाई होती है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, वो अधिक तीव्रता के साथ क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, इन रोटेटिंग एनोड यूज हाई ट्यूब करंट एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम। रोटेटिंग एनोड के अंदर अपन हाई ट्यूब करंट और शॉर्ट एक्सपोजर अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। हाई ट्यूब करंट एमए एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम 0.2 से 0.02 से 0.6 तक अपन क्या लेते हैं, टाइम यूज लेते हैं। रोटेटिंग एनोड हाफ लाइफ डिपेंड ऑन रफिंग एंड पिटिंग ऑफ सरफेस ऑफ एनोड एक्सपोज टू इलेक्ट्रॉन बीम। जो रोटेटिंग एनोड की हाफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से इसकी कार्य करने की जो टाइमिंग है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है रफिंग एंड पिटिंग ऑफ सरफेस की, जो टारगेट की जो सरफेस है वो कितनी रफ और इसके ऊपर कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स गिरे। जैसे मैंने पिटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था पहले कि जो ये पिटिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब किसी सरफेस एरिया पर गिरे और उसकी शेप क्या कर दे, चेंज कर दे इस प्रकार से, ठीक है, अंदर की तरफ ये धंस जाए जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है रोटेटिंग एनोड की लाइफ, ठीक है। रफिंग कितना ये एक प्रकार से खुरदरा हो गया और कितना इसके ऊपर पिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो चुका है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, रोटेटिंग एनोड की हाफ लाइफ। कब, जब एक्सपोज टू इलेक्ट्रॉन बीम, जब ये एक इलेक्ट्रॉन बीम से क्या हो, एक्सपोज हो, ठीक है। उसके बाद में द रोटेटिंग एनोड अलाउ द इलेक्ट्रॉन बीम टू इंटरेक्ट ऑन ए मच लार्ज टारगेट एरिया ड्यूरिंग द एक्सपोजर। जो रोटेटिंग एनोड होता है वो रोटेटिंग एनोड
इलेक्ट्रॉन बीम को एक लार्ज टारगेट एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रोटेटिंग एनोड क्या कर रहा है, 3000 टू 10,000 आरपीएम पर एक प्रकार से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो गया, टारगेट सरफेस का एरिया भी इंक्रीज हो गया। टारगेट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक्सरे का प्रोडक्शन भी क्या होगा, बेटर होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, रोटेटिंग एनोड अलाउ द इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि रोटेटिंग एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम को लार्ज टारगेट एरिया क्या करवा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है ड्यूरिंग द एक्सपोजर के दौरान। द रोटेटिंग एनोड असेंबली कंसिस्ट ऑफ एनोड स्टेम, बेरिंग्स, स्टार्टर, रोटर एंड फोकल स्पूल। अब जो ये रोटेटिंग एनोड असेंबली है, ठीक है, ये पूरी जो रोटेटिंग एनोड असेंबली है आपकी एक प्रकार से देखिए इस प्रकार से रहती है रोटेटिंग एनोड असेंबली। इसका डायग्राम बता देंगे अभी एक बार। ठीक है, रोटेटिंग एनोड असेंबली, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर होता है एक तो एनोड, एक होता है एनोड स्टेम, एक होती है बेरिंग्स, एक होता है स्टार्टर, एक होता है रोटर और एक होता है फोकल स्पूल। ये सभी चीजें एक रोटेटिंग एनोड को रोटेट करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, इन्हीं सभी की वजह से क्या करता है एक एनोड, रोटेटिंग एनोड क्या कर पाता है, रोटेट कर पाता है। रोटेटिंग एनोड क्या कर पाता है, रोटेट कर पाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये होते हैं इसके रोटेटिंग एनोड के कंपोनेंट्स। ठीक है, रोटर हो गया, स्टार्टर हो गया, एनोड स्टेम हो गया, टंगस्टन रेनियम एनोड डिस्क हो गई, कैथोड हो गया। ठीक है, पर लेकिन अपने को एनोड स्टेम की बात नहीं, ओनली एनोड साइड की। ठीक है, तो एनोड के अंदर देखिए ये तो हो गया टारगेट, सबसे पहले ये हो गया एनोड स्टेम, ये हो गया स्टार्टर, ये हो गया रोटर, ये हो गया एनोड। ठीक है, पूरा पूरा। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यही तक अपनी क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन एनोड के कंपोनेंट्स देखेंगे, जिसके अंदर एनोड स्टेम, स्टार्टर, रोटर और एनोड के बारे में अपन आगे